हम छत्तीसगढ़ नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें से हम पढ़ेंगे आज कौन सा, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे, गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो ढाल है कैसी है, दक्षिण की ओर है ना। छत्तीसगढ़ की जो हमारे दंडकरण बस्तर के पठार की अगर बात करते हैं तो इनकी जो ढाल है दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर होने के कारण जो हमारे छत्तीसगढ़ की हमारा कौन सा जो प्रवाहित होती है, दंड के रण में जो नदी प्रवाहित होती है उसका जो विसर्जन जो होता है गोदावरी नदी में होता है, क्योंकि ढाल दक्षिण की ओर होने के कारण। जैसे कि हमारा गोदावरी नदी की बात करते हैं तो गोदावरी नदी में हमारी इंद्रावती नदी है ना और सबरी नदी आकर क्या होती है, विसर्जन होती है। तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की अगर बात करते हैं तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र नासिक और महाराष्ट्र से निकलती है और ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना क्षेत्र में बहते हुए है ना, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में बहते हुए, तेलंगाना है ना, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहते हुए क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में विसर्जन हो जाती है। क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में विसर्जन हो जाती है। तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र कहां से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से। कहां से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से। और ये छत्तीसगढ़ के निचले वाले हिस्सा से होकर क्या होती है, बहती है और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से बहते हुए कहां, बंगाल की खाड़ी में विसर्जन हो जाती है ना। और ये जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ की दूसरी बड़ी अपवाह तंत्र है। जो बच्चे सीएफ की तैयारी कर रहे हैं नोट करना, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की दूसरी बड़ी अपवाह तंत्र है ना। क्या होता है, और इसकी अगर प्रतिशत में बात करें तो 28 दशमलव कितना प्रतिशत, 28 दशमलव कितना प्रतिशत, 6.4%, 28.64%। कितने प्रतिशत, 28.64%, 28.64%। ठीक है, कितना लेना है अपने को, 28.64%। कितना, 28.64%। जो महानदी अपवाह तंत्र पढ़े थे 56 दशमलव कितना पढ़े थे, 56 दशमलव कितना पढ़े थे महानदी अपवाह तंत्र, 56 दशमलव है ना 15 पढ़े थे, 56.15% पढ़े थे। जो कि 28.64% की अगर हम बात करते हैं, 28.64% की अगर बात करते हैं है ना, तो 28 दूनी क्या होता है, 56। तो सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र महानदी, तो ये 56% है। ठीक है, तो 56.15% याद रखने का तरीका है ना। और दूसरा बड़ी अपवाह तंत्र है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, उसको कम कर दो तो कितना हो जाएगा 28। तो 28 दशमलव कितना हो जाएगा, 64%। कितना हो जाएगा, 28 दशमलव। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है 28.64% है ना, जल संग्रहण क्षेत्र है प्रतिशत में। अरे गोदावरी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। कहां से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध है जो छत्तीसगढ़ है ना, इसी नदी पर क्या है, पोलावरम बांध है। क्या है, पोलावरम बांध है जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बीच क्या है, विवादित है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बीच क्या है, विवादित है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ये बन सकता है ना, और ये क्वेश्चन आ चुका है कि गोदावरी नदी पर क्या है, पोलावरम बांध है ना, जो हमारे आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश पर क्या है, विवादित है ना। आंध्र प्रदेश वाले कहते हैं है ना हमारा है, तेलंगाना वाले कहते हैं हमारा है पोलावरम बांध, छत्तीसगढ़ हमारा है। क्योंकि जो बांध यानी का जो परियोजना होता है उससे क्या होता है, जल का हम नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। तो इसमें से जो जल है, जो बांध है, जो पोलावरम परियोजना है ना, तो विवादित होने के कारण इसका पानी को कोई भी क्या नहीं कर रहा है, उपयोग नहीं कर पा रहा है। चोरी लुका करता है वो अलग बात, ठीक है। किंतु यहाँ पर याद रखना गोदावरी पर क्या है, पोलावरम बांध है ना। और ये पूछा जा सकता है पोलावरम बांध किससे संबंधित है, तो गोदावरी नदी से क्या है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र से जो पोलावरम बांध है वो क्या है, संबंधित है ना।
तो हम क्या पढ़े थे, गोदावरी नासिक महाराष्ट्र से निकल के तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में विसर्जन हो जाती है, जो कि 28.64% जल संग्रहण क्षेत्र घेरता है। और इसी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में है ना क्या बना हुआ है, पोलावरम बांध है, जो कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश क्षेत्र के लिए क्या है, विवादित है। ठीक है, और पोलावरम जो बांध है गोदावरी से संबंधित है। ठीक है, गोदावरी से क्या है, संबंधित है, गोदावरी से संबंधित है ना। इसी गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदी है, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है कौन सी है, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, और एक है सबरी नदी। ठीक है, सबसे पहले अगर इंद्रावती रहेगा तो इंद्रावती लेना है, सबरी रहेगा सबरी लेना है, किंतु गोदावरी प्रमुख सहायक नदी में दोनों है ना, एक इंद्रावती नदी और एक है कौन सा, सबरी नदी। कौन सा, इंद्रावती नदी और एक है सबरी नदी। अब देखते हैं जो इसकी सहायक नदी गोदावरी की, तो देखते हैं कौन सा, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी की अगर हम बात करते हैं है ना, तो इंद्रावती नदी के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रावती नदी है ना, इंद्रावती नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रावती की जो प्राचीन नाम है, क्या है प्राचीन नाम, मंदाकिनी। क्या है इंद्रावती की प्राचीन नाम, मंदाकिनी, मंदाकिनी। जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं विशेष ध्यान रखना, इंद्रावती का प्राचीन नाम पूछा जाता है, और इस इंद्रावती का प्राचीन नाम की अगर बात करें तो क्या है, मंदाकिनी है ना। इसका जो उद्गम होता है मुंगेर पर्वत कालीहंडी से। कौन सा पर्वत, मुंगेर पर्वत, मुंगेर पर्वत। ये मुंगेर पर्वत कहाँ पूछा जाता, तो ये है कौन सा, कालीहंडी, कालीहंडी जिला है ना। ये कालीहंडी कहाँ है, उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में स्थित है। कालीहंडी कहाँ है, ये मुंगेर पर्वत, मुंगेर पर्वत कहाँ है, कालीहंडी जिला, कालीहंडी उड़ीसा से निकलती है। ठीक है, जिला कालीहंडी उड़ीसा से निकलती है। ठीक है, उद्गम कहां से होता है, मुंगेर पर्वत कालीहंडी जिला उड़ीसा से होती है। प्राचीन नाम पूछा जाता है तो क्या है, मंदाकिनी। प्राचीन नाम अगर पूछा जाएगा तो मंदाकिनी। और यहाँ विसर्जन, विसर्जन की अगर बात करते हैं, ये मुंगेर पर्वत कालीहंडी से निकलती है, और ये भद्रकाली नामक, कौन सा, भद्रकाली, भद्रकाली नामक स्थान पर क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। कहा क्या हो जाती है, इंद्रावती नदी भद्रकाली नामक स्थान पर क्या हो जाती है, विसर्जन। भद्रकाली, भद्रकाली नामक स्थान पर क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है, भद्रकाली नामक स्थान के निकट है ना। एक भद्रकाली नामक है, भद्रकाली नामक जगह है जो इसी के निकट में क्या होती है, हमारे इंद्रावती नदी विसर्जन हो जाती है। क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है ना। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो 264 किलोमीटर ये अपने उद्गम स्थान से निकलती है, और ये छत्तीसगढ़ से जैसे एंट्री करती है, और यहाँ तक अगर लंबाई की अगर बात करते हैं तो 264 किलोमीटर है। सबसे पहले ये कहाँ प्रवेश करती है, प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करते हैं, ये बस्तर में प्रवेश करती है। बस्तर के बाद दंतेवाड़ा आता है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं तो बीजापुर आता है ना। तो सबसे पहले प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे बस्तर में प्रवेश किया, उसके बाद दंतेवाड़ा आया, उसके बाद कौन सा जगह है, बीजापुर आया है ना। बस्तर, दंतेवाड़ा, ये बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। और इसके तट पर स्थित शहर, तटीय स्थल की अगर बात करते हैं, भोपालपट्टनम और बारसूर है ना। भोपालपट्टनम और बारसूर इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है। सबसे पहले बस्तर है ना, इसका जगदलपुर, जगदलपुर, भोपालपट्टनम और बारसूर है ना, बारसूर और भोपालपट्टनम। तटीय स्थल, तटीय स्थल की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, जगदलपुर। ये जगदलपुर है जो बस्तर संभाग का क्या है, मुख्यालय जगदलपुर। उसके बाद भोपालपट्टनम, पटना है ना। उसके बाद कौन सा बताया, बारसूर। ये कौन से नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इंद्रावती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इंद्रावती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, जो कि अगर हम बात करते हैं ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो इंद्रावती नदी कहाँ से बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, और दक्षिण में आकर क्या होती है, विसर्जन हो जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, कौन सी नदी, इंद्रावती नदी है ना, पश्चिम की ओर बहती है ना। और क्योंकि हमारे जो
दंडकारण्य का पठार ढाल जो है दक्षिण की ओर है, ठीक है। ये बही कहाँ, पश्चिम की ओर, और विसर्जन कहाँ हुई, हमारे दक्षिण में भद्रकाली नामक स्थान पर क्या हुआ है ना, विसर्जन हुआ, ठीक है। उसके विशेष में देखते हैं, हमारे मध्य छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते थे तो वहां पर हम देखे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, महानदी पढ़े थे, लाइफलाइन, तो ये बस्तर संभाग की लाइफलाइन की अगर बात करते हैं, बस्तर संभाग की जीवन रेखा की बात करते हैं तो कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। तो बस्तर संभाग की जीवन रेखा अगर पूछा जाएगा तो इंद्रावती नदी पढ़ेंगे, है ना। और बीच में हम पढ़े थे महानदी, ऊपर हम सोन नदी अपहार तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कौन सी नदी, रिहंद या रैन नदी, है ना। तो अलग अलग क्या है, जीवन रेखा है। जीवन रेखा का मतलब ये है जिस नदी के माध्यम से हमको सिंचाई के लिए पानी क्या होता है, उपयोग होता है, जिस नदी के माध्यम से हमको पानी पीने के लिए क्या होता है, उपयोग होता है, वही हमारी जीवन दाहिनी नदी कहलाती है। तो ये बस्तर संभाग को तारने वाली नदी है, तो कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। क्योंकि अधिकतर जो व्यक्ति है ना, आमतौर पे जो कृषक इंसान है या उपयोग करने वाले हैं तो इस नदी पर क्या है, आधारित है। तो इंद्रावती नदी से ही हमको पानी की पूर्ति, जल की साधन, है ना, पर्याप्त होती, इसलिए इसे बस्तर संभाग की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। और क्या होता है यहाँ पर, इसी इंद्रावती नदी पर इधर कौन सा है, महाराष्ट्र है, और इधर कौन सा है, छत्तीसगढ़। तो इंद्रावती जो नदी है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच क्या बनाती है, सीमा रेखा भी बनाती है ना। इंद्रावती जो नदी है ना, कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र और वह छत्तीसगढ़ के बीच क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। कौन सी रेखा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। किसके बीच, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ के बीच क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी, ठीक है। अब देखते हैं इस इंद्रावती नदी में दक्षिण से और आकर मिलने वाली नदी और उत्तर से और आकर मिलने वाली नदी पड़ती है, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इंद्रावती की जो दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी को देखेंगे। दक्षिण से जितनी भी नदी निकलती है वो इंद्रावती में आकर समाहित हो जाती है, और ये इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में लाकर क्या करती है, विसर्जन करती है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डंकिनी नदी। कौन सी नदी, डंकिनी नदी, डंकिनी नदी, डंकिनी नदी की अगर हम बात करते हैं तो डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से निकलती है। कहां से निकलती है डंकिनी नदी, ये दंतेवाड़ा क्षेत्र, डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से निकलती है। कहां से निकलती है, डांगरी, है ना, डांगरी क्षेत्र कहां से, दंतेवाड़ा से निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है, डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से नदी निकलती है, और ये कहां विसर्जन हो जाती है, विसर्जन, है ना, इंद्रावती नदी में क्या होती है, विसर्जन। इंद्रावती नदी में क्या हो जाती है, विसर्जन, है ना। कहां से निकली है, डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से निकली, और ये इंद्रावती नदी में क्या हो गई, विसर्जन हो गई, है ना। इंद्रावती नदी में क्या हो गई, विसर्जन हो गई। और ये जो हमारा कौन सा अपना डंकिनी नदी है, डंकिनी नदी की जो सहायक नदी है हमारा, कौन सा नदी है, ये डंकिनी नदी की जो सहायक नदी है ये हमारा कौन सा, संघनी नदी है ना। आप देख सकते हैं, तो डंकिनी नदी ये हमारा डंकिनी नदी है। डंकिनी नदी की सहायक नदी कौन सा है, संघनी नदी, ठीक है। तो ये डंकिनी नदी का जो उद्गम होता है डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से होता है, विसर्जन, है ना। संघनी नदी के साथ कहाँ हो जाती है, इंद्रावती नदी में क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। अब इसी डंकिनी और संघनी नदी के संगम पर, है ना, डंकिनी और संघनी नदी के संगम पर कहाँ, दंतेवाड़ा में, डंकिनी और संघनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर, दंतेश्वरी। ये डंकिनी और संघनी नदी के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है, डंकिनी और संघनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मंदिर स्थित है दंतेवाड़ा में, जो कि आप देख सकते हैं, है ना, जो कि
डंकनी नदी और संखनी नदी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा नदी, संखनी नदी। दूसरा देखते हैं संखनी नदी। संखनी नदी की अगर हम बात करते हैं तो नंदीराज है ना, संखनी नदी का उद्गम नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से। ठीक है, यहाँ पर नंदीराज है ना, नंदीराज जो कि कहां से होता है इसका उद्गम, नंदीराज बैलाडीला के पहाड़ी, बैलाडीला है ना, बैलाडीला की पहाड़ी कहां से होता है, दंतेवाड़ा से। ठीक है, संखनी नदी का उद्गम कहां से होता है, नंदीराज, ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी कहां से होता है, दंतेवाड़ा से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, किसका, संखनी नदी का, है ना। और डंकनी का अगर पूछा जाएगा तो डांगरी क्षेत्र से, डंकनी जो सहायक नदी है संखनी नदी, और ये संखनी नदी का उद्गम होता है नंदीराज बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और विसर्जन ये डंकनी नदी में होता है, विसर्जन क्या होता है, डंकनी नदी में, है ना, डंकनी नदी में क्या होता है, इसका विसर्जन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डंकनी नदी जो निकला है, जो संखनी नदी कहाँ विसर्जन हो रही है, डंकनी नदी में, और ये डंकनी नदी अपने साथ ले जाकर इंद्रावती नदी में क्या कर रही है, विसर्जन कर रही है ना। तो विसर्जन कहाँ होती है, अपने कहाँ पर, डंकनी नदी में, है ना, डंकनी नदी में क्या हो रही है, विसर्जन हो रही है। अब आपके सीएम में आने वाला क्वेश्चन ये है कि डंकनी और संखनी छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी है ना। और ये जो नदी है डंकनी और संखनी नदी, ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ में सबसे प्रदूषित नदी है, डंकनी और संखनी नदी, है ना। छत्तीसगढ़ की कौन सा सबसे प्रदूषित, छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित की बात करें, है ना, सबसे प्रदूषित नदी अगर पूछा जाएगा तो कौन सा है, डंकनी प्लस संखनी, है ना। डंकनी और प्लस संखनी नदी दोनों क्या है, प्रदूषित नदी है। संखनी नदी का जो रंग है लाल रक्तताप है। संखनी नदी का जो रंग है वो कैसा है, नदी का जल जो है, संखनी नदी का जो जल जो है कौन है, लाल रक्तताप है, लाल रक्तताप। ठीक है, इसका जो जल जो है लाल रक्तताप है, जो कि कैसी है, कौन सी नदी की, संखनी नदी की। ठीक है, कौन सी नदी की, संखनी नदी की। तो सबसे पहले हम दक्षिण में क्या देखें, हम डंकनी नदी, उसके बाद देखें संखनी नदी, उसके बाद क्या देखेंगे, अब एक नदी बच गया हमारा तालपेरू नदी। तालपेरू नदी की अगर बात करते हैं, बीजापुर से निकलकर इंद्रावती नदी में समाहित होती है। बस इसमें याद रखना एक ही चीज, बीजापुर से निकलती है तालपेरू नदी और इंद्रावती नदी में क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। इंद्रावती नदी में क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। इंद्रावती नदी में क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। उसके बाद देखेंगे नारंगी नदी, ये माकड़ी तहसील से निकलती है ना। अब क्या देखेंगे, उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां, उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोंडागांव में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी में उद्गम देखेंगे, कौन सा नदी देखेंगे, नारंगी नदी। नारंगी नदी, नारंगी नदी की अगर बात करते हैं, ये देखो, ये माकड़ी तहसील कहां से निकलती है, कोंडागांव से। माकड़ी तहसील कोंडागांव, माकड़ी तहसील कहां से निकलती है, कोंडागांव से, है ना। ये माकड़ी तहसील है ना, कोंडागांव से निकलती है और क्या हो जाती है, इंद्रावती नदी में क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है ना। कोंडागांव से निकलती है माकड़ी तहसील, कोंडागांव में इंद्रावती नदी में चित्रकूट के समीप, है ना। और ये इंद्रावती नदी में चित्रकूट के समीप क्या हो जाती है, विसर्जन। तो विसर्जन की अगर बात करते हैं, कहाँ होती है, इंद्रावती नदी में, है ना। कहाँ विसर्जन होती है, चित्रकूट के समीप, चित्रकूट के समीप क्या हो जाती है, विसर्जन। इंद्रावती नदी में चित्रकूट के समीप विसर्जन हो जाती है। यह कोंडागांव माकड़ी तहसील से निकलती है और इंद्रावती नदी में क्या हो जाती है, चित्रकूट के समीप विसर्जन हो जाती है। इसमें पूछा जाता है सबसे विशेष क्वेश्चन, जो कि
कोंडागांव है कौन से नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आप बता सकते हैं कोंडागांव जो है नारंगी नदी के किनारे पर बसा हुआ है ना। विशेष आप ध्यान देना कि आपको पूछा जा सकता है कोंडा नदी कौन से नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और ये कहां से निकलती है? माकड़ी तहसील कोंडागांव से निकलती है और ये चित्रकूट के समीप इंद्रावती में क्या हो जाती है? विसर्जन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे चले बोर्डिंग नदी, ठीक है, और गुड्रा नदी। ये जो बोर्डिंग नदी आप देख सकते हैं, एक है बोर्डिंग नदी और गुड्रा नदी। बोर्डिंग नदी, गुड्रा नदी, दोनों इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें पढ़ना है दोनों कोंडागांव से निकलती है ना। बोर्डिंग नदी और ये गुड्रा नदी, बोर्डिंग नदी और ये गुड्रा नदी कोंडागांव से निकलती है और ये इंद्रावती में क्या हो जाती है? विसर्जन हो जाती है। कोंडागांव से निकलती है और इंद्रावती में विसर्जन हो जाती है। कौन सा नदी? कौन सा नदी? बोर्डिंग और गुड्रा नदी, है ना। एक है गुड्रा नदी और एक कौन सा नदी है? बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी दोनों कहां से निकलती है? कोंडागांव से निकलती है ना। और विसर्जन कहां हो जाती है? विसर्जन की अगर बात करते हैं तो ये विसर्जन हो जाती है कौन से नदी पर? इंद्रावती नदी पर। तो 3 नदी पढ़ लिए। सबसे पहले हम नारंगी नदी पढ़े, उसके बाद ये बोर्डिंग नदी, उसके बाद गुड्रा नदी। अब पढ़ते हैं नीब्रा नदी। कौन सी नदी? नीब्रा नदी। ये नीब्रा नदी जो है अंतागढ़ से निकलती है। कहां से निकलती है नीब्रा नदी? नीब्रा नदी कहां से निकलती है? अंतागढ़। ये अंतागढ़ से निकलती है। अंतागढ़ से निकलने के बाद ये विसर्जन हो जाती है भैरमगढ़ में, भैरमगढ़ के समीप, है ना। भैरमगढ़ के समीप क्या होती है? विसर्जन हो जाती है। कहां विसर्जन होती है? भैरमगढ़ के समीप क्या हो जाती है? विसर्जन हो जाती है। भैरमगढ़ के समीप क्या हो जाती है? विसर्जन हो जाती है। कौन सी नदी? नीब्रा नदी। यहाँ पर है कौन सा? भैरमगढ़। ये भैरमगढ़ के निकट में क्या हो जाती है? विसर्जन हो जाती है। कौन सी नदी? नीब्रा नदी, है ना। अब उसके बाद आगे चलते हैं, कौन सा नदी? कोटरी नदी। कोटरी नदी की अगर बात करते हैं तो कोटरी नदी का प्राचीन नाम पूछा जाता है। कौन सा नदी? कोटरी नदी। कोटरी नदी का प्राचीन नाम है परलकोट। परलकोट। कोटरी नदी का अगर आपको प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो कोटरी नदी का नाम क्या है? प्राचीन नाम परलकोट, है ना। और ये कहां से निकलती है? मोहला तहसील। उद्गम की अगर बात करते हैं, मोहला तहसील, मोहला तहसील उद्गम की अगर बात करते हैं तो मोहला तहसील से निकलती है। कहां से निकलती है? मोहला तहसील। मोहला तहसील कहां है? राजनांदगांव में। कहां है? राजनांदगांव में है हमारा मोहला तहसील, राजनांदगांव में है। और इंद्रावती में, बीजापुर में क्या होती है? विसर्जन हो जाती है ना। विसर्जन कहां होती है? बीजापुर में। बीजापुर में कहां? इंद्रावती में क्या होती है? इंद्रावती में विसर्जन, है ना। आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये कहां से? इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो लंबाई 135 किलोमीटर। क्या है? लंबाई 135 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं, राजनांदगांव से निकली, राजनांदगांव के बाद कांकेर छोड़ दिया, फिर नारायणपुर और ये बीजापुर में बही, ठीक है। आप देख सकते हैं राजनांदगांव से जैसे जैसे नदी निकलती है कांकेर को छोड़ देती है, ये फिर महाराष्ट्र एरिया से फिर ये कहाँ घुस जाती है? ये हमारा बीजापुर, है ना, और उसके नारायणपुर और बीजापुर ऐसे जाके क्या हो जाती है? विसर्जन हो जाती है। तो प्रवाह क्षेत्र राजनांदगांव, नारायणपुर और बीजापुर, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं बीजापुर, है ना। और ये इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी या सबसे लंबी सहायक नदी है। कोटरी नदी जो है इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी, है ना, सहायक नदी। इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी नदी है अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या लेना है? सबसे लंबी सहायक नदी में, है ना, कोटरी नदी। कोटरी जो नदी है इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है। कोटरी नदी कहां से निकलती है? कोटरी नदी का जो प्राचीन नाम है वो परलकोट है। क्या है कि कोटरी नदी का प्राचीन नाम पूछा जा चुका है और आपके आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कोटरी नदी का जो प्राचीन नाम है वो परलकोट है। क्या नाम है? परलकोट। ये मोहला तहसील राजनांदगांव से निकलती है ना। कहां से निकलती है? मोहला तहसील राजनांदगांव से निकलती है और ये फिर थोड़ा सा एंट्री करता है महाराष्ट्र में, फिर एंट्री करता है कौन सा? कांकेर को छोड़ देता है नारायणपुर और बीजापुर में, है ना। बीजापुर में क्या होता है? आता है। उसके बाद इंद्रावती नदी में क्या हो जाती है?
विसर्जन हो जाती है। लंबाई की अगर बात करते हैं तो 135 किलोमीटर है। लंबाई की अगर बात करते हैं तो 135 किलोमीटर है। और ये कोटरी जो नदी है हमारे इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद क्या ठीक है, तो ये हम उत्तर से आकर वाली मिलने वाली नदी या दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नदी, सबरी नदी है ना। क्या देखेंगे? सबरी नदी। तो सबरी नदी की अगर बात करते हैं तो हमारे जो सबरी नदी है ना, सबरी नदी जो है हमारे कोरापुट उड़ीसा से निकलती है, जिला कोरापुट है ना, और ये उड़ीसा से निकलती है। कहां से? और बस्तर और सुकमा में प्रवेश, बस्तर में प्रवेश करती है। और ये बस्तर और सुकमा क्षेत्र में बहते हुए हमारे कहां, हमारी कौन सा नदी में, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। आंध्र प्रदेश में पूनावरम है ना, उसके समीप में क्या हो जाती है, समीप में गोदावरी में विसर्जन। आंध्र प्रदेश के पूनावरम में, पूनावरम के पास क्या हो जाती है, गोदावरी में विसर्जन हो जाती है। तो हम देखते हैं कौन सी नदी, सबरी नदी। सबरी नदी, सबरी नदी अगर बात करते हैं इसका उद्गम कोरापुट, कहां से होता है, कोरापुट, कोरापुट उड़ीसा से होता है ना। और ये बात करते हैं प्रवाह क्षेत्र, ये कहां, बस्तर में प्रवेश करती है और सुकमा में बहती है ना। और उसके बाद विसर्जन की अगर बात करते हैं तो पूनावरा बांध, पूनावरम, ठीक है, कहां विसर्जन होती है, आंध्र प्रदेश के पूनावरम में। पूनावरम कहां है, आंध्र प्रदेश में। कहां, गोदावरी में क्या हो जाती है, गोदावरी में क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कहां पर, आंध्र प्रदेश के पूनावरम के समीप, आंध्र प्रदेश के पूनावरम के समीप, गोदावरी में, आंध्र प्रदेश पूनावरम के समीप है ना, के समीप गोदावरी में क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। ठीक है, ये हमारा कौन सा, सबरी नदी, जो कि कोरापुट उड़ीसा से निकल रही है। और ये कहां, पहले बस्तर प्रवेश किया, उसके बाद सुकमा क्षेत्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, यहाँ पूनावरम है ना, यहाँ इसके समीप में क्या हो गई, ये गोदावरी में विसर्जन हो गई। ठीक है, और कुल लंबाई की अगर बात करते हैं तो 173 किलोमीटर, 173 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। 173 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है, 173 किलोमीटर लंबाई है ना। ये छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा रेखा बनाती है ना। छत्तीसगढ़ की कौन सी दक्षिण सीमा रेखा बनाती है, तो पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ में दक्षिण सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी है, सबरी नदी। छत्तीसगढ़ में दक्षिण सीमा रेखा बनाने वाली नदी अगर पूछा जाएगा तो कौन सा है, सबरी नदी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जिसमें सुकमा कोंटा बंदरगाह से, है ना, छत्तीसगढ़ की ये एकमात्र नदी है जो कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जो सुकमा बंदरगाह से, कहां से एकमात्र नदी है जिसमें सुकमा कोंटा बंदरगाह से आंध्र प्रदेश पूनावरम तक, आंध्र प्रदेश पूनावरम तक 36 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर की जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश के पूनावरम से, है ना, जो कि 36 किलोमीटर की क्या है, जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है। कहां पर, कौन से बंदरगाह पर, पूनावरम बांध पर, जो कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है। जो हमारे सुकमा वाला हिस्सा है ना, सुकमा में कोंटा है, उसके बाद कोंटा से हमारा पूनावरम बांध जाता है और यहाँ हमारे आंध्र प्रदेश है ना, वहां तक 36 किलोमीटर का क्या है, 36 किलोमीटर की जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है। कितना, 36 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद सबरी नदी के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं, है ना, इसके बालू में, इस सबरी नदी के जो बालू है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं। मैं महानदी पढ़ा रहा था तो इधर मैं आपको बताया हूँ जो कि ईब है ना, जो कि ईब है, जो कि हमारी ईब नदी है, ईब नदी जसपुर से निकलती, इसके बालू पर भी सोने के कण पाए जाते हैं। और एक बताया था आमने मुस्का पिपरिया, इसके भी बालू पे क्या पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं। और ये सबरी नदी है, इसके भी बालू में क्या पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं, है ना, सोने के कण पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन सा नदी, हमारा बाघ नदी, है ना, कौन सा देखेंगे, बाघ नदी। उसके बाद देखते हैं बाघ नदी, है ना। बाघ नदी की अगर हम बात करते हैं, कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से निकलती है।
है ना, ये हमारा राजनांदगांव हिस्सा है, फुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से निकलती है और ये कौन से कहां पर विसर्जन, वेनगंगा में विसर्जन हो जाती है। और ये वेनगंगा के माध्यम से हमारे कहाँ गोदावरी नदी में क्या होती है, मिल जाती है ना। तो बाघ नदी जो है फुलझारी पर्वत, झारी पहाड़िया पर्वत एक राजनांदगांव से निकलती है, ठीक है। और ये वेनगंगा के माध्यम से गोदावरी में क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है ना, जो कि वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी में विसर्जन हो जाती है। और फुलझारी पर्वत कहाँ पर, इतना याद रखना, बाघ नदी जो है राजनांदगांव फुलझारी पर्वत से निकलती है और ये वेनगंगा के माध्यम से गोदावरी नदी में क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। और उसके बाद याद रखना, ये जो बाघ नदी है हमारे छत्तीसगढ़ और किसका, महाराष्ट्र के बीच, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है ना। छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है ये, इधर महाराष्ट्र वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है। तो ये बाघ नदी जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच बाघ नदी जो है सीमा रेखा बनाती है। किसके बीच, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन सा पूछेगा, तो बाघ नदी है, ठीक है। इस प्रकार से हम सबरी नदी और बाघ नदी भी पढ़ लिए, ठीक है। एक सबरी नदी इधर पढ़े, है ना, सबरी नदी इधर से बाघ नदी के वेनगंगा के माध्यम से जो बाघ नदी है ना, वो गोदावरी में विसर्जन हो जाती है। और ये बाघ नदी जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा बनाती है, फुलझारी पर्वत और राजनांदगांव से निकलती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा नदी अपवाह तंत्र हो गया, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कौन सा, हमारा सोन नदी अपवाह तंत्र, जो कि सोन नदी अपवाह तंत्र है ना। और उसके बाद उसी में देख लेंगे हम कौन सा नदी अपवाह तंत्र देखेंगे, हम देखेंगे नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी थोड़ा छोटा से है। उसके बाद ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में उतना विशेष नहीं है, जो जसपुर वाले एरिया में है ना। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में सोन नदी अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।